अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब और आप देख रहे हैं न्यूज़ बीट। पैनामा लीक्स, एहतसाब, एहतजाज और पल पल बदलती सियासी सूरत हाल, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में सैयद खुर्शीद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद शाह साहब, और बहुत शुक्रिया सर आपने टाइम निकाला। शाह साहब, बात ज़रा पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि कल सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर और MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन को पहले गिरफ्तार किया गया, फिर 5 घंटे के बाद उनकी रिहाई। अब ये जो दोनों मामलात हैं, आपके ख्याल में सिंध हुकूमत कहाँ पर थी, गिरफ्तारी में या रिहाई में? देखें, पहले तो ये गलत हुआ। ठीक। एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज अ पॉलिटिशियन, मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं कहूँगा, बहुत बुरा हुआ। और गवर्नमेंट की जो रिट को है वो लिटरली चैलेंज किया गया। इसका तरीक़ेकार है, क्योंकि 30 साल से मैं भी इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहा हूँ। इसका तरीक़ेकार है कि अगर कोई बंद शख्स आपको, ये तो लीडर ऑफ अपोजिशन है जी, आम पार्लियामेंटेरियन भी ज़रूरत है, तो उसके लिए अपना स्पीकर को इजाज़त बताना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है राइटिंग में कि हमें इस बंदे को लेना है, चाहे वो फिर इजाज़त दे न दे, आपको इन्फॉर्मेशन उनको देनी है। इस तरीके से उसको गिरफ्तार करना, और गिरफ्तार करने का जो तरीका दिखाया गया, जो मीडिया ने दिखाया, बड़ा शेमफुल था। ठीक। मेरी नज़र में ये जानबूझ के किया गया कि हम दुनिया को दिखाएं कि हमारे पास पार्लियामेंटेरियन की ये इज़्ज़त है। अच्छा। हमारे पास सियासतदानों की ये इज़्ज़त है। एक ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर अगर इतनी जुर्रत कर दे तो नेचुरली चीफ मिनिस्टर ने बड़ा टाइमली, चीफ मिनिस्टर की MQM ने भी सर कल काफ़ी तारीफ की है, लेकिन आपने भी जो बात की ना कि एक ऑर्डिनरी सा, एक आम सा पुलिस ऑफिसर, तो MQM ने कल ये भी कहा है कि ये जो आम सा जिसको आप पुलिस ऑफिसर कह रहे हैं ना, इसके जरदारी साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और ये उन्हीं के इशारों के ऊपर चलता है। देखें, वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी क्लियर करे इस चीज़ को। बात करें ये कि जरदारी साहब पार्टी का चेयरमैन है, और अगर ये इतना नज़दीक होता तो चीफ मिनिस्टर इतना जल्दी प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लेता। यहाँ पे भी सवालिया निशान। देखिए ना, आप कहने को तो आप सब कह दें, जो आपके मुंह में आता है कह दें। जरदारी साहब के लिए अगर वो है भी, तो इस बात ने तो और साबित कर दिया ना कि वही प्रो डेमोक्रेटिक है। लॉ सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। ठीक। अगर कोई कहता है कि पुलिस ऑफिसर है वो ऑर्डिनरी नहीं हो सकता, तो उसके लिए कानून के हदूद फलांगने का भी उसको इजाज़तनामा नहीं है। ठीक है। अगर आम पुलिस ऑफिसर भी या ख़ास पुलिस ऑफिसर भी या तुरखम पुलिस ऑफिसर भी कोई अपनी कानूनी हदूद फलांगेगा, तो नेचुरली उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर एक हदूद थी कि एक पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार करने के लिए उसको इजाज़त लेनी थी, इजाज़त नहीं देनी थी तो इन्फॉर्म करना था, उनको इन्फॉर्म करना था, और उसको पकड़ के लेके हथकड़ी तो तब लगती है जब कोई कोर्ट सजा देती है। ठीक है। जब तक वो मुजरिम साबित न हो। नहीं है, जरदारी साहब के इशारों पे नहीं चलते। आपने भी ऐसी बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है, और राव अनवर खुद ये कह रहे हैं कि मुझे सिंध हुकूमत की भी परवाह नहीं है। तो सर फिर ये कौन सी ताकत इनके पीछे है, कौन सी ताकत इनको बैक कर रही है, ये कहाँ से हिदायत ले रहे हैं कि ये इतने सरकश हो गए? जैसे अनफॉर्चुनेटली जो वो बातें कर रहा है, जहाँ इशारे कर रहा है वो जी, और जहाँ आप भी इशारा कर रही है। मैंने तो सवाल किया नहीं, आपने इशारा किया, वो उनके लिए भी सवालिया निशान है। किन के लिए सर? मैं तो उसके रेंजर्स के लिए आप इशारा कर रही है कि रेंजर्स ने किया। रेंजर्स क्यों करेगी? और करेगी तो सामने आ जाए ना, वो भी कह दे कि हमने करवाया है। ये तो बात क्लियर हो गई कि सिविलियन गवर्नमेंट ने नहीं किया है, सिंध गवर्नमेंट ने नहीं किया है। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक। ऑर्डर किसी ने नहीं दिया है सिंध गवर्नमेंट में से। हाँ, IG ने भी नहीं दिया है। केस सिर्फ जाके एक मलिर थाने में सारे दर्ज हैं। उन लोगों ने कलमा पढ़ दिया, थे नहीं, उन लोगों ने कलमा पढ़ दिया कि भाई मैं हिंदू से मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ दिया कि हमारा लंदन से आज के बाद कोई वास्ता नहीं है। तो हर वक्त उनसे कलमा मत पढ़वाओ ना,
आप ही तो यकीन नहीं करते, आप ही तो कहते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन जो है वो दो अलग अलग है। मैं वही कह रहा हूं, आपने कहा 6 माह के अंदर पता चल जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। आप ही तो यकीन नहीं कर रहे, फिर इसीलिए तो कलमा पढ़वाना पड़ता है। देखो ना, एक मरतबा कलमा पढ़ा तभी कहते हो 6 महीने तो रुक जाओ ना। अच्छा 6 महीने रुकें? हाँ रुक जाओ, देखो अभी तो कुछ बात जितनी होगी सामने आएगी। मैं वही बात फिर कर रहा हूँ कि आप हर वक्त कहते हो कि भाई कलमा पढ़ लो, मुसलमान साबित हो जाओ। अब भाई एक मरतबा पढ़ा है, देख तो ले कि ये मस्जिद में जाता भी है या नहीं जाता है, नमाज पढ़ता भी है नहीं पढ़ता है, रोज़ा रखता भी है, रोज़ा सजदा करता भी है नहीं करता है, मानता भी है या नहीं मानता, कहता भी है तो करके दिखाता है नहीं करता। इनका इंतज़ार तो करो, देखो तो सही। वैसे क्या लग रहा है ड्रामा कर रहे हैं? क्योंकि इतनी आसानी से फारूक सत्तार साहब ने जो अल्ताफ हुसैन से ताल्लुकी का इजहार कर दिया है, उनको बानी तक महदूद कर दिया है, माइनस कर दिया है, ड्रामा कर रहे हैं, खुद को काबिल कबूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं या एमक्यूएम के सर्वाइवल के लिए कोशिश कर रहे हैं? एमक्यूएम की बात में एक पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैं पार्लियामेंटेरियन की बात करूंगा। वो पार्लियामेंट एमक्यूएम का सरबराह है इस वक्त, फारूक सत्तार साहब, पार्टी उसके नाम से रजिस्टर है। बिल्कुल, मैं अब बात तो वो करूंगा ना, रजिस्टर है। वो कहता है हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं, उस तकरीर के बाद हमारा ताल्लुक नहीं, मुझे मान लेना चाहिए। सर लेकिन जिस तरह एमक्यूएम को ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरह एमक्यूएम को इस वक्त डील किया जा रहा है, इनके जो सेक्टर यूनिट ऑफिसर्स गिराए जा रहे हैं, इनके लोगों को उठाया जा रहा है, मुकदमात बनाए जा रहे हैं, आपके ख्याल में ये ठीक हो रहा है इनके साथ? ठीक है ये सब? देखिए मैंने फिर कहूँगा कि ये मुल्क है हमारा, इसमें एक निज़ाम है जी, उस निज़ाम को अगर हम चलने देंगे प्रॉपर, आगे तो हमारे सारे अदारे मजबूत होते जाएंगे। बिल्कुल। अगर निज़ाम नीचे ऊपर होते रहे और निज़ाम के अंदर निज़ाम कायम करने की कोशिश होती रही और अंदर आप अपना रिट कायम करते रहे या कोई और अदारा अपनी रिट कायम, तो ये सिस्टम फिर ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मैं बीइंग एक सीनियर पॉलिटिशियन ये बात कर रहा हूँ, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। ये नहीं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ या पॉइंट स्कोरिंग कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एज ए पाकिस्तानी, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एक पाकिस्तानी, ये आपकी राय है कि मेरी राय ये है कि अदारों को अदारों के अंदर जाके एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, जो कोर्ट है उसको काम करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन फारूक सत्तार साहब बार बार ये बात कर रहे हैं कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमसे बात करे, तो क्या ख्याल है फिर इनकी मुश्किलात का हल किस तरफ है और क्या इनकी इस बात से समझा जाए कि एमक्यूएम पाकिस्तान सियासी कुव्वतों के लिए तो काबिल कबूल और काबिल एतबार है या हो सकती है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के लिए नाकाबिल कबूल और नाकाबिल एतबार है? देखिए एस्टेब्लिशमेंट के रिसोर्सेज हमसे ज़्यादा है, हम तो देख के ही बात करते हैं ना, सुन के ही बात करते हैं। वो तो 7 दीवारों के ऊपर अंदर बात होती है वो भी सुन लेते हैं, उनको तो सब पता होता है। तो मैं तभी एक लफ्ज़ है मेरा कि मैंने थोड़ा इंतज़ार कर लो, एतबार कर लो, ठीक, देखते आगे क्या होता है, ठीक है, बात आ जाएगी। बिल्कुल ठीक। अब एक दिन अल्ताफ चलो, यहाँ नहीं फटेगा कहीं और फटेगा। ठीक, अब जरा दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, मैं ब्रेक भी लूंगी, लेकिन एक बात और, चूंकि एमक्यूएम के मैंडेट, खासतौर पे कराची के मैंडेट के हवाले से बहुत बात हो रही है, तो क्या आप ये मैंडेट मुख्तलिफ जमातों में स्प्लिट होता हुआ देख रहे हैं? अगर ऐसा है तो इसमें पीपल्स पार्टी का कितना हिस्सा हो सकता है, या आप समझते हैं कि नहीं इंतजार ही करना चाहिए, एमक्यूएम के मैंडेट पे फर्क नहीं पड़ेगा? जहाँ तक मैंडेट की बात है, एमक्यूएम का जो मौजूदा सिचुएशन है और उसमें बहुत सी ऐसी सीटें हैं, मैं सिंध में ही स्पेशली मैं कराची की बात करूँगा कि ऐसी सीटें हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टी सीटें जीतती रही है। यानी अब्दुल्ला मुराद मरहूम वाली सीट हम जीतते आए हैं मनीर की, मगर वही जब वो शहीद हुआ तो वो 46,000 वोटों से जीत ली। फिर जब तक वो परवेज मुशर्रफ रहा वो ताकतवर रहे, जब वो न्यूट्रल पोजीशन हुई, लोग एमक्यूएम कहती है, अब दूसरा पार्ट है, एमक्यूएम कहती है कि धांधली हुई। भाई धांधली में तो वोट 80% पड़ता है, जहाँ तो वोट जो जनरल वोट पड़ा था उनसे भी कम पड़ा है। सबने मिलके हराया हमें, पीपल्स पार्टी इंतजामिया। 25,000 वोट जो बंदा लेता है, धांधली करेगा तो 25 नहीं लेगा धांधली वाला, धांधली वाला 1 लाख वोट लेगा, उधर से पता पड़ता है धांधली हुई। ठीक, वो तो ये तो बड़ी सिंपल मैथमेटिक है ना, सिंपल। धांधली में अगर जो यहाँ से इनका बंदा जीता था उसने कितने वोट लिए थे? पहले जो जीता था 60,000। हाँ, तो अब आज जीतने वाला 25,000। नहीं एमक्यूएम नहीं जीतने वाला 25,000। बिल्कुल, तो धांधली वाला 25-60 तो ले ही जाता ना। वो कह रहे हैं हमारे लोगों को निकलने नहीं दिया ना। किसी को पहले जितनी इन लोगों ने सीटें जीती हैं, जिसमें खुद कहा कि रेंजर रास्ते पे खड़ी हो गई, पूछ रही, वहाँ क्यों 1 लाख वोट ले लिया?
बिल्कुल ठीक है, मैं ब्रेक ले लूं सर। अब ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस जब आएंगे ना तो फिर बात करेंगे एहतिसाब, एहतजाज और मार्च के ऊपर। लेते हैं ब्रेक, देखते रहेंगे न्यूज़। अच्छा खुर्शीशा साहब, आपको किस हद तक यकीन है कि पैनामा लीक्स ही वो मामला है जिसकी वजह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इक़्तिदार खतरे में पड़ सकता है? सिर्फ दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। पूरी दाल ही काली, इसमें तो कोई शक नहीं। पनामा लीक्स जो है, चाहे वो कुछ भी कह दे, पनामा लीक जो है, जो स्कैंडल लाया है, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि ऑफशोर कंपनियां बनाना कोई गलत काम नहीं है, कानून के मुताबिक बन सकती है। मगर देखना ये कि ऑफशोर कंपनीज के थ्रू जो पैसे लिए गए, जो रखे गए या उनके थ्रू परचेजिंग की गई, वो कब की गई, कैसे की गई, क्यों की गई, कब किस टाइम पे हुई जी, उसमें डाउट्स तो खुद डाला है। हम ये कहना चाहते हैं, हमारी बात ये थी जब मियां नवाज शरीफ ने खुद आके नेशन को एड्रेस किया, ये सारी कौम के सामने, मेरा एहतिसाब करो, मुझसे तहकीकात शुरू करो, मुझसे करो। 2 मरतबा, 1 मरतबा, 3 दफा कौम से खिताब किया, 2 दफा ये बात, 2 बिल्कुल टोटल इस टेन्योर में 3 मरतबा आए हैं, 4 मरतबा आए हैं, और 2 मरतबा सिर्फ इस वजह से असेंबली में खड़े होकर। इसका मतलब समथिंग इज देयर ना। एक दूसरा तीसरी मरतबा असेंबली में। मुझसे शुरू करो। जब मुझसे शुरू करो और मुझसे पे जो कमेटी थी, TOR कमेटी थी, उसमें कहा कि नहीं जी नवाज शरीफ से तो नहीं। उन्होंने कहा भाई नवाज शरीफ से तो हम नहीं कह रहे, बात उसमें कह रहे हैं कि जहाँ पे उनके बच्चों ने बार बार कहा है कि ये हमारा है, और मरियम नवाज जो है वो उसकी क्या कहते हैं कि वो डिपेंडेंट है। जी बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट तो मियां साहब ने खुद अपने एसेट्स में शो किया है कि मरियम नवाज माय डिपेंडेंट, ठीक, एसेट्स में शो किया है। वो उनकी कुछ वर्ड है। सर देखिए, आप इस बात को मान रहे हैं ना, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि वो कौन सा तरीक़ेकार हो सकता है जिसपे मियां साहब को एहतिसाब के लिए राजी किया जाए। देखें, एक जानिब आप लोग इमरान खान को नेक ख्वाहिशात दे रहे हैं। इसका तरीका यही है कि अगर वो नहीं मानता तो इसकी प्लीड गिल्टी तो हो गया ना, वो अभी कहने के बाद भी अवॉइड कर रहा है, तो प्लीड गिल्टी तो हो गया नेशन के सामने। अब वो हुकूमत में बैठा है, उसके पास ताकत है, उसके पास जोर है, उसके पास कुव्वत है, वो नहीं मानता। मगर एक ऐसी ताकत है जिसको अवाम कहते हैं, वो है हमारा एहतिसाब। जब हम इलेक्शन के लिए जाते हैं बिल्कुल ठीक, सामने कि भाई सिस्टम है, आइन है, उसके तहत इलेक्शन होना है, लोगों को वहाँ जाना है और कौम के सामने पेश होना है कि भाई मैं ये हूँ। वो अगर नहीं मानेगा तो ये अवाम तक तो जाना है ना, हमें अवाम को बताना है ना। अवाम हमसे ज़्यादा जानती है सर। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जिन इशूज़ पर आप लोग ये एहतजाज की बुनियादें बना रहे हैं ना, जिस पे इमरान खान अर्ली इलेक्शन भी देख रहे हैं और आपके लतीफ़ कोसा साहब, मियां साहब की ना अहली भी देख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि पैनामा लीक्स तो नॉन इशू है, ये इशू हो तो हम जवाब देना। और जवाब तो वो कहते हैं कि आप लोगों को आवाम दे रही है। आप सारे इलेक्शन उठा के देख लें, बाई इलेक्शन, लोकल बॉडी इलेक्शन, कश्मीर का इलेक्शन, तो फिर तो ये सवाल बनता है ना कि इतना बड़ा इशू है तो क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा। जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शंस में पारस बड़ा फ़र्क होता है। लोग सियाने हो गए, बड़े सियाने हो गए, वो कहते हैं यार हुकूमत में जीत जाएंगे, चलो वोट दे दो। 95% इलेक्शंस जीती है नून लीग अब तक जितने भी तो हुए वोट, मगर आप लोकल बॉडीज में देख लो, 50% तो आपके इंडिपेंडेंट आ गए। वो हाँ, सही कह रहे हैं आप, फिर बिल्कुल इस बात को सर। लेकिन देखें, हर फोरम पे कल जल्दी भूल जाते हैं, हर फोरम पे, हर प्लेटफॉर्म पे, हर टीवी चैनल पे सुबह शाम पैनामा लीक्स पे बातें, मियां साहब की करप्शन के किस्से। फ़र्क तो पड़ना चाहिए ना फिर भी। देखें, फ़र्क इतना पड़ जाता है कि अभी भी अगर जहलम की सीट को देख लें तो वो मार्जिनली वो है कम, ठीक है ना। ठीक, तो ये चीज़ें आप इस चीज़ को मत भूलें कि अगर एक वोट से जीते, लेकिन जीत तो वही रहे हैं ना। वैसे नहीं, जीतना हारना अलग बात है, मगर लोगों का माइंड देखें किस तरफ जा रहा है। जहाँ माइंड है वहीं वोट डाल रहे हैं वो। नहीं, देखिए मैंने कहा कि आप देखें, लीड को देखें।
जहाँ लीड उनकी 30,000 थी वहाँ लीड 4,000 हो गई। ठीक, वो मार्जिन, वो बाई इलेक्शन में वैसे भी कम टर्न आउट रहता है, टर्न आउट बिलाशक कम हो, मगर मार्जिन जो पहले था वो मार्जिन वो नहीं है। आपने कहा कि पैनामा लीक से मामले को लेकर हम अवाम में जाएंगे, तो क्या आपकी इस बात से ये समझा जाए कि आप भी एहतजाज की तरफ आएंगे, आप सड़कों पर निकलेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह, या फिर अवाम में जाने के लिए आपके जहन में कुछ और कोई और लाहे-अमल है? देखिए, मैंने तो बार बार ये बात की है कि हम अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रहे हैं। पहले सितंबर में थी, मगर हम तंजीम सोजी हो रही है, उस पर काम हो रहा है, हमारे चेयरमैन करवा रहे हैं कि इलेक्शंस के तरीके से जो सिस्टम लोग कहते हैं कि पार्टियों में वैसे ही सिलेक्शन हो रही है, वो हो रहा है। तो इस महीने के आखिर तक उसको फाइनल करना है और अक्टूबर में हम ये आपका प्लान है। लेकिन सर, इमरान खान भी तो पैनामा लीक्स को अवाम में लेके जा रहे हैं ना। अब ज़बानी कलामी तो आप लोग उनको हौसला दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनके साथ चलने में क्या प्रॉब्लम है? कोई टाइमिंग का, लोकेशन का, तरीक़ेकार का, या कोई और मसला है? का फ़र्क है। तो घर तो नहीं जा रहे, अब तो कह रहे हैं 10 किलोमीटर दूर करेंगे ना। 10 किलोमीटर आपका किसी घर की तरफ जाना, रास्ता बंद करना अलग बात है। जहाँ तक अभी जलसा हुआ था, पार्टी ने उस पर पार्टिसिपेट किया। वो कहते हैं अलामती आपने लतीफ़ खोसा साहब को भेजा था। हमने भट्टू साहब भी गए थे जी, वो गए थे, और हमने अपोजिशन के साथ खड़े, अंदर अपोजिशन के साथ, वो मेरे साथ खड़े, हम उनके साथ खड़े। मगर जहाँ अभी आपको पता होगा पारस के शुरू में जब मैंने बात की थी, तो कुछ लोगों ने, समझदार लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था, कुछ लोगों ने हंस के कहा था कि ये क्या मजाक है। वक्त ने साबित किया कि अगर वो जो मैंने बात की थी 4 साल वाली, कि 4 साल का मुद्दा रख ले, हम लोग अपना बेहतर तरीके से टाइम निकाल लेंगे। तो वो 4 साल का मुद्दा होता, तो अभी हर आदमी इलेक्शन में होता और पैनामा लीक लेके कंधे पे लेके हम लोगों में चले जाते कि भाई ये बात है, आओ बताओ क्या आप कहते हैं ना कि हम साथ भी हैं, आप एहतसाब भी आप लोग चाहते हैं, तो वो बात समझ में नहीं आती है कि जब वो एहतजाज के लिए निकलते हैं तो फिर आप लोग साथ नहीं है, तो ये कैसे साथ हैं? कोई और भी खतरा हो सकता है, कोई लंदन प्लान जैसे प्लान की स्मेल तो नहीं आ रही आपको? उससे और भी खतरा हो सकता है और नुकसान हो सकता है। कुछ हमें मालूम है कि 90 में जमात इस्लामी आ गई थी इस्लामाबाद में, और फिर वहाँ से उनके 2-3 कारकुन मर गए थे, फिर मसला छिड़ गया था, और फिर तो हम नहीं चाहते कत्लो गारत। ये सर अच्छी बात है, आपने एक बात बताई, लेकिन पता है कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना किसी भी जोरदार एहतजाज में शरीक नहीं होगी, चूँकि उसकी वजह है चौधरी निसार। यहाँ पे आप लोग कोई सख्त फैसला करते हैं, वहाँ पे चौधरी निसार की फाइलें हरकत में आ जाती हैं, फिर शाह साहब आप भी चुप हो जाते हैं, वो भी चुप हो जाते हैं। आपको माने कितना अच्छा प्रोग्राम है, क्यों ऐसा नहीं है? क्यों उस आदमी का नाम ले रही है? वो अपनी पार्टी भी उसको सोचती है उसके लिए। ये एपिसोड हम काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं। आपने कहा था पार्लियामेंट में मामला उठाऊंगा, मुझे याद है आपने कहा था मियाँ साहब जवाब देंगे पार्लियामेंट में, तो आपने जवाब दे लिया था उनसे? जवाब आया था उनका, बात हुई थी, उसने खुद मुझे कहा कि शाह साहब सॉरी, वो तभी मैं आपसे कह रहा हूँ, तभी वहाँ खड़े होके उनसे कह रहा हूँ, तभी उस दिन भी मैंने खड़े होके बात की। चौधरी निसार से अगर पीपल्स पार्टी जियाउल हक से नहीं डरी, जो उस गरीब चौधरी निसार से डरेगी, खुदा का खौफ करो। आप कह रहे थे वो हमें ब्लैकमेल करते हैं, तो जो फाइलों में क्या कोई ऐसे मामला? मैंने कभी नाम ही नहीं लिया है कि ये फाइलें दिखा के हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। मैं उसका नाम ही नहीं ले सकता। मौला बख्श चांडियो साहब ने कहा, कहती तो पीपल्स पार्टी है ना, मौक़िफ़ तो मौला बख्श चांडियो को कोई फाइल दिखाया होगा, मगर मौला बख्श चांडियो ने जनरल वे में बात की होगी। मौला बख्श चांडियो ने कोशिश ये बात ज़रूर की होगी कि क्या कहा है, क्योंकि मैं सुनता तो मैं ज़रूर उसका आपको प्रॉपर जवाब देता कि होंगे। भाई वो तो जहांगीर तरीन को भी भेज दिया, इमरान खान को भेज दिया, नवाज शरीफ का रख दिया, जिसका खुद वो मान के गए, जिस पैनामा लीक को खुद माना है वो फाइल में दब गया कि नहीं जी। और जिन लोगों ने उठाया, वो मदई जो है वो जेल के अंदर है, मुदई बोलते हैं ना, वो जेल में अंदर है। अंदर का मतलब है उनके फाइल चले गए। अभी इस सिस्टम में, इस तरीके में, इस तरीके कार में, पता मैंने सवाल बस इसलिए किया था, यहाँ आप अभी आज कोई आप सख्त बात करें, सख्त फैसला करें, वो देखें कल ने चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर वही फाइल्स जो बड़ी उन्होंने संभाल के रखी हुई हैं वो हरकत में आ जाती हैं। तो मैंने फिर क्यों नहीं लाता? मैंने तो कहा कि अगर तो मुझे ब्लैकमेलिंग का तरीका है तो ले आओ, ये कौन सा ब्लैकमेलिंग का तरीका, ले आओ। तो ब्लैकमेलिंग तो वो कर रहा है ना, हम तो कहीं पीछे नहीं हुए। तो कोई हमारा जो पहले दिन से स्टैंड है कि पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी, क्या हम उससे हट जाए? ठीक, क्या उस वक्त जब पार्लियामेंट को खतरा था तो ये आदमी तो था भी नहीं उधर, किधर था इंटीरियर मिनिस्टर उस वक्त जब मैं खड़ा हो गया था?
जब अपोजिशन खड़ी हो गई थी, जब मियाँ नवाज शरीफ कंफ्यूज हो गया था, परेशान हो गया था, घबरा गया था। आप ये भी कहते हैं कि मियाँ साहब ने अपनी आंखों ये आस्तीनों में सांप पाले हुए हैं, तो वो कुछ ऐसे सांप हैं जो उन्हें डसते हैं, कुछ उन्हें पार्लियामेंट में आने नहीं देते, तो क्या ख्याल है वो जो सांप हैं वो मियाँ साहब को नज़र क्यों नहीं आते हैं, या मियाँ साहब उन सांपों के आदी हो गए, या आपको वो सांप इसलिए लगते हैं सब चूँकि वो आपके खिलाफ हैं? नहीं, मेरे खिलाफ, मैं तो अपोजिशन हूँ, नेचुरली कुछ लोग मेरे खिलाफ होंगे, कुछ मेरे दोस्त होंगे। तो वो सांप इससे इसलिए कि वो मियाँ साहब को जिस नहज पे लेके आए हैं, जिस पोजीशन से मियाँ साहब उठा था 2014 में, नवाज शरीफ आने से पहले जिस पोजीशन से वो ऊपर आया था, अगर उसकी कंटिन्यूटी होती तो 2014 का वाक़या नहीं होता। 2014 में मियाँ साहब बड़े कमज़ोर हो गए, घबरा गए, कमज़ोर हो गए, मगर फिर हमने उसको स्ट्रॉन्ग किया, फिर उससे बचा के पार्लियामेंट ने बचाया, मैंने नहीं, पार्लियामेंट ने बचाया। आपने कहा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लेके आया। आपने कहा बुरा वक्त था तो पार्लियामेंट दीवार बन के खड़ी हो गई थी मियाँ साहब के सामने। फिर आप बताएं कि मियाँ साहब को जब इतना सेफ गार्ड पार्लियामेंट ने दिया, फिर मियाँ साहब पार्लियामेंट से क्यों भाग गए, चले गए, डर गए, खौफजदा हो गए? ये जब फंसे हुए तो मियाँ साहब पार्लियामेंट के अंदर ही बैठे थे, निकलते नहीं थे पार्लियामेंट से, तो पार्लियामेंट ने उसको बचा लिया। अब उसको कौन ले गया बाहर? किस शख्स ने उसको कहा पार्लियामेंट से दूर हो जाओ? पार्लियामेंट में यूसुफ रजा गिलानी रोजाना आता था, तो पार्लियामेंट 128 मेंबरों वाली पार्लियामेंट भी स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट नजर आई। कौन लेके गया मियां साहब को बाहर? एक मिनट, 128 मेंबर थे हम, स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट थी, फेस कर रही थी, क्राइसिस को फेस कर रही थी, ठीक है। ये 2/3 मेजॉरिटी की पार्लियामेंट है, उसका वजीर आजम इतना घबरा जाए, डर जाए, खौफजदा हो जाए, फिर पार्लियामेंट खड़ी हो जाए, उनको खड़ा कर दे और उसके बाद फिर वो गायब हो जाए उधर से, तो कौन लोग हैं? तो कोई आस्तीन के सांप ही है ना जो उसको गलत मशवरा दे रहे हैं। डसना क्या वो सांप होते हैं? डसते हैं, जहर डालते हैं। एक मिसाल होती है कि उसको ऐसी जगह पे ले जाओ जैसे वो सियासी तौर पे मर जाए। मियाँ साहब क्यों नहीं इन सांपों को पहचान पा रहे? मैं समझता हूँ कि अभी पहचान शायद लिया है, मेरे ख्याल में वो अभी जुम्मे को आया था एक दिन। अच्छा ठीक। अच्छा, आपने जो पार्लियामेंट की बात की कि पार्लियामेंट इनके सामने दीवार बन के खड़ी हो गई जब बुरा वक्त था, शाह साहब एक बात बताए, फिर मियाँ साहब को इतना एतमाद किस चीज़ का है, इतना यकीन किस चीज़ का है उनको कि सर हर तरफ से एहतजाज की बात हो रही है, एहतजाज हो रहा है, लेकिन मियाँ साहब पार्लियामेंट को अहमियत देने के लिए अभी भी तैयार नहीं है, बल्कि अब तो वो 2018 के इलेक्शन जीतने के ख्वाब भी देख रहे हैं, 2018 के बाद के दावे भी कर रहे हैं वो। ये तो वक्त और हालात बताते हैं। अगर वो ये दावा न करें, ये कह दें कि नहीं मैं तो हार जाऊंगा, तो वो हार गया। दावा तो करना पड़ता है, दावा तो हमने भी किया था अगला सीट जीत के आ जाएगा, चाहे झूठे ही करें, लेकिन क्या कैसे नहीं करें? कौन सी पार्टी, जब जिस पार्टी को एक बंदा इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, एक बंदा होता है एक पार्टी, वो भी कहता है कि मैं आऊँगा, हुकूमत बनाऊँगा, कहते हैं ना, कहते हैं बिल्कुल। अगर ये कह दे कि मैं नहीं आऊँगा, हार जाऊँगा, नहीं हार जाऊँगा, नहीं आऊँगा, तो फिर वोट लोग क्यों दे उसको? ठीक, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन फिर एक सवाल और मैं ज़रा कर लूँ, क्योंकि इमरान खान, आप जमहूरियत की बहुत बात करते हैं भी, आपने जमहूरियत की भी काफ़ी की, पीपल्स पार्टी करती है। सर इमरान खान कह रहे हैं कि ये जो मियाँ नवाज शरीफ है ना, इनकी करप्शन जमहूरियत के लिए ख़तरा है। ताहिरुल कादरी कहते हैं कि ये जो दोनों भाई हैं ना शरीफ बिरादरान की, मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। मियाँ साहब कह रहे हैं ये एहतजाज, धरने, बाहर निकलना, ये सब जमहूरियत के खिलाफ साजिश है, और आप ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत की बका की जंग लड़ रही है। ज़रा ये बताइए तो सही कि जमहूरियत के लिए असल में ख़तरा है कौन इस मुल्क में? जमहूरियत को किससे ख़तरा है? इसमें शक कोई नहीं है कि सबसे ज़्यादा जो मुल्क और कौम के लिए ख़तरा होता है वो करप्शन होती है। करप्शन की एक हद होती है, उस हद तक तो आदमी टॉलरेंस आ जाता है, एक ऐसी हद होती है जिसमें मुल्क तबाह हो जाते हैं। ठीक, एक एहतजाज एक डेमोक्रेटिक राइट है, बिल्कुल, मगर उसकी एक हद होती है। ठीक, कि दायरे में रह के एहतजाज दुनिया में होता है, 10-10 लाख 20-20 लाख लोग एहतजाज करते हैं। अगर इमरान खान एहतजाज कर रहा है, उस एहतजाज हद के दायरे में रह के न किसी को पत्थर मारता है, जमीन बैठे हैं। जब पाकिस्तान जब बन रहा था तो लोग एहतजाज करते थे, ज़मीनों भूख हड़तालें करते थे, लोग तामर्ग भूख हड़ताल करते थे, दुनिया आ जाती थी, सुनती थी और मसले का हल चाहती। अच्छा सर, आपका फाइनल है, कल इमरान खान अनाउंस कर रहे हैं डेट कि उन्होंने रायबंद कब जाना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें साथ नहीं? मेरा फैसला पार्टी करेगी, मैं कैसे कह सकता हूँ।
तो फिर आपने तो ये भी कहा ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ जमहूरियत के फरोग के लिए जो एहतजाज होगा उसमें शामिल होगी। तो आपने पहले जो मैं कह सकता हूँ, जो पहले कह सकता हूँ मैं, जो मेरे हदूद में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंटायर जो हिस्टोरिक जो बैकग्राउंड है वो यही है। ठीक है, करप्शन की आपने बात की, एक और बात बता दे सर, वो जब नून लीग से बात करो ना, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी करप्शन की बात कर रही है, पीपल्स पार्टी करप्शन के एहतसाब की बात करी। यकीन करें वो कहते हैं पीपल्स पार्टी तो खुद इतनी करप्शन में डूबी हुई है, वो कहते हैं किस मुंह से ये करप्शन के एहतसाब की बात करते हैं। चलो दुनिया में साबित हो जाएगा कि वो कभी कभी कहते हैं चलो करप्शन खेलते हैं। साबित कहाँ होता है हमारे यहाँ कुछ, हम बस यही बदकिस्मती है, यही बदकिस्मती। इसीलिए फिर सब यही कहते हैं आओ खाओ पियो भाग जाओ। ये सिस्टम चल पड़े प्रॉपर, जमहूरियत चल पड़े, ठीक, ये सिस्टम खुद ब खुद इस गंदगी के मुआशरे, अल्लाह करे ऐसा हो। एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद ज़रा बात करेंगे सिंध और पंजाब में जो रेंजर्स के इख्तियारात में फ़र्क है ना, तो ये क्यों है, ज़रा इस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी। ब्रेक के बाद देखते रहिएगा न्यूज़ फीड। अच्छा खुशीशा साहब, ये पंजाब बहुत क्या कोई मुकद्दस सूबा है? यहाँ पर क्या कोई बहुत मोहतरम हस्तियाँ रहती हैं कि पंजाब में रेंजर्स और उसके जो इख्तियारात हैं उनको महदूद किया हुआ है? अमन व अमान के हवाले से सिंध में और पंजाब में ये इम्तियाजी सलूक क्यों है? भाई अगर रेंजर्स सिंध में बहुत अच्छा काम कर रही है तो पंजाब में इससे क्यों नहीं फ़ायदा उठाया जा रहा? देखें, मसला ये है कि ये हमारी बदकिस्मती है इस मुल्क की, पाकिस्तान की, कि कभी कभी इतने बड़े अहम फैसले कर लेते हैं हम जिससे फेडरेशन को बड़ा नुकसान पहुंचता है। और मैं बार बार पार्लियामेंट के अंदर कहा है कि ये फेडरेशन है, फेडरेशन को फेडरेशन करके चलाए, फेडरेशन को आप कॉन्फेडरेशन करके न चलाए जी। अब अगर आप का रवैया एक छोटे सूबों के साथ ये रहेगा, डेवलपमेंट के नाते से देखा जाए या आप इस एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके से देखा जाए, तो दिन रात का आपको फ़र्क नज़र आएगा छोटे सूबे और बड़े सूबों में। और पंजाब को एक बड़ा अहम रोल मिला हुआ है। अगर पंजाब इस वक्त अपना तरीक़ेकार दूसरे सूबों से अलग बतौर आपके कि वो एक अलग पारसा बना हुआ है और अलग उसकी एंटिटी है, तो उससे मैसेज क्या देंगे आप? अब रेंजर्स का इशू है, आप वहाँ तो एकदम इंटीरियर मिनिस्ट्री कहती है नोटिफिकेशन कर देती है, और वहाँ पंजाब के अंदर उनके पर जलने शुरू हो जाते हैं। पंजाब के वज़रा कहते हैं पंजाब में ज़रूरत ही नहीं है रेंजर्स की। जहाँ तक ज़रूरत नहीं है, क्राइम रेट देख लें, आज भी वहाँ बच्चे अगवा होते हैं जी। आज भी कत्ल व गारत है, आज भी किडनैपिंग है। सिंध में किडनैपिंग ख़त्म है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बच्चे अगवा नहीं होते वहाँ, तो अस्पतालों से बच्चे उठा के ले जाते हैं जी। क्राइम रेट सिंध से 10 गुना ज़्यादा है पंजाब का, और दहशत गर्दों की नर्सरियाँ उधर खुद मानी गई हैं कि हैं। दहशत गर्दों का क्याम वहाँ है, दहशत गर्दों को सपोर्ट वहाँ मिलती है, शायद सपोर्ट मिलती है, सपोर्ट देने वाले बड़े इतने स्ट्रांग हैं जो रेंजर्स को आने नहीं देते। नेशनल एक्शन प्लान में तो है ना कि पंजाब में और स्पेशली जनूबी पंजाब में काम करने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन दूसरी जानिब हम वही बात के इख्तियारात महदूद हैं, तो फिर नेशनल एक्शन प्लान कैसे कामयाब होगा? मैं आपको बताऊँ, नेशनल एक्शन प्लान जो है वो तो प्रॉपर चला ही नहीं है। उसके लिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने खुद भी 2 मरतबा 3 कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि वो प्रॉपर। तो कहते हैं सियासी कुव्वतें अपने मफाद के लिए मुखलिस नहीं है नेशनल एक्शन प्लान से। 1-2 आदमी है वो मुखलिस नहीं है, तो सारी सियासी कुव्वतों को वो ये जो आप नाम नहीं लेना चाहता मैं उसका, जो अभी जिसको हटा के जनरल को किया गया है उसको हटा, उससे छीन लिया ना जी। अब आप बताएं ये जितने भी सिंध में वाक़यात हुए और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वाक़यात हुए, 100% रिकवरी कहाँ हुई है? सिंध में। शिकापुर में वाक़यात हुए, लोग पकड़े गए। अभी वाक़या हुआ, पुलिस लड़ी, पुलिस ने एक को पकड़ लिया, एक ने धमाका किया, पुलिस जख्मी हो गई। जखमाबाद में वाक़या हुआ, 1 हफ्ते के बाद पकड़ा गया। शिकापुर में वाक़या हुआ, 1 हफ्ते के बाद पकड़ा गया। सफूरा पे वाक़या हुआ, लोग पकड़े गए। एयरपोर्ट पे वाक़या हुआ। वाज़ेह है। मैं नेशनल एक्शन प्लान का पूछूं, ये आर्मी चीफ रिटायर हो जाते हैं जनरल राहील शरीफ, उसके बाद ये नेशनल एक्शन प्लान का क्या होगा? इसका क्या मुस्तकबिल होगा? क्या इसमें तब्दीली आएगी? आप लोग लाना चाहेंगे तब्दीली? नेशनल एक्शन प्रोग्राम प्लान का तो आप छोड़े,
हमारे मुल्क का क्या होगा अगर ये तरीका रहा तो। इंडिविजुअल के जाने से सोच में फ़र्क पड़ता है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप ये सोचती है कि एक जनरल साहब तो आते हैं, चीफ आता है, बॉस से आए हैं, चले गए जी, मुल्क तो अपनी जगह पे रहता है ना। बिल्कुल। मगर आज आपकी जहन में एक सोच आई है कि वो चला गया तो फिर क्या होगा। ये कितनी खतरनाक सोच है। आप समझते हैं कि आपने बातों बातों में कितनी खतरनाक बात कर दी सर। उन्होंने कि अलग नहीं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ चीफ को कि उसने अपना इंटीग्रिटी और ऐसी बनाई है या इतना काम किया है कि अब एक बंदा नजर आता है कि ये बंदा है तो ये होगा, ये चला गया तो क्या होगा। ये कितनी खतरनाक बात आपने की। एक ऐसा आदमी नजर आया जिससे होप्स उठी आवाम को। मैं कहा वही रहा हूँ जो आप कह रही है कि इसका मतलब है कि कितने हम कमजोर हो चुके हैं, हमारी सोचें कितनी नीचे आ गई है कि भाई फिर क्या होगा। इसका मतलब है खतरनाक सूरत हाल है, हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं फिर। तो इस बात को हमें ज़हनी तौर पे ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए जिससे लोगों के ऊपर डिपेंड ना हो, सिस्टम के ऊपर डिपेंड हो। वो प्लानिंग कौन करेगा? आप लोग करेंगे या आवाम करेगी? हुक्मरान करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनको करना चाहिए। कब ख्याल आएगा उनको? देखें आप हमारे ज़माने में जब एक्शन हुआ था, हमारे ज़माने में तो हमें कहा गया 8वें दिन कि भाई मरगला के पहाड़ियों के पीछे तालिबान आ गए और 10 दिन के बाद कब्जा करेंगे। ठीक कहा था ना। और उसके बाद कुछ अरसे के बाद सवात में ऑपरेशन सवात में हुआ, सवात का कुछ वाक़या हुआ, लोग वापस आ गए। हम सवात लोगों को वापस 3 महीने के अंदर ले गए, 3 महीने के अंदर जी। और 2 मरतबा हमने अपने आर्मी चीफ को, ISI को अपने इन कैमरा सेशन में बुलाया और जवाब दे करके खड़ा कर दिया पार्लियामेंट के आगे। इसी को कहते हैं पार्लियामेंट, खड़ा कर दिया। इन लोगों ने कितनी मरतबा किया। नहीं, ये क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कुछ चीज़ें आप थोड़ा सा, क्योंकि हमने कहा अदारे को मजबूत करो, पार्लियामेंट को मजबूत करो, ये अदारों को मजबूत नहीं कर रहा है। ठीक है, पार्लियामेंट को और सिस्टम को मजबूत होना चाहिए जमहूरियत के लिए। सर टाइम का मैं 1-2 बातें सिर्फ मैं और पूछना चाह रही हूँ। आपने एक सवाल किया था और आपने सवाल किया मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से। आपने कहा कि बताएं ये सेहत के लिए क्या कर रहे हैं। अगर इंसान ही जिंदा नहीं होगा तो फिर ये ऑरेंज ट्रेन और मोटरवे जो है इसमें फिर ये कौन बैठेगा, ये किसके लिए? आपने ये बात बिल्कुल ठीक की थी, लेकिन क्या यही सवाल आपने सिंध के हुक्मरानों से किया है? क्या यहाँ पे सेहत की सहूलतें आइडियल हैं? आइडियल नहीं है तो बेटर है। कितनी बेहतर है? सुन लें, मैं भी आपको, आप इस पे सर्वे कर लें। SIUT एक अदारा है जी हमारा, जिसको गवर्नमेंट ऑफ सिंध चलाती है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के टोटल जितना भी कुछ हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट या बिल्कुल जी, जो भी उसका इलाज हो रहा है, वो 29 to 30% सिर्फ SIUT कर रही है, सिंध कर रही है। ठीक, सारे और सारे मुल्क का एक अदारा, हाँ, सारे सिंध का, सुन लेना, सारे पाकिस्तान का, जहाँ गिलगित भी है, हर मुल्क का बच्चा बच्चा मैंने देखा, और फ्री ऑफ कास्ट, नो सिंगल पाई टेक टू पुअर पर्सन या अमीर आदमी। और उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है, की जा रही है। ठीक, 3000 डॉक्टर्स के इंटरव्यूज हो रहे हैं, 3000 डॉक्टर्स के न्यू अपॉइंटमेंट के इंटरव्यूज हो रहे हैं, हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। अब मियाँ साहब को जब मैंने इंटरव्यू दिया है तो उन्होंने कहा 400 नए हॉस्पिटल्स बनाएंगे मियाँ साहब ने। 46 अस्पताल। अब 1.25 मन तेल आएगा और राधा नाचेगी। 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी ना। 9 मन में 1.25 मन पे तो गुजारा कर लेता हूँ। ठीक है, 9 मन तो आएगा ही नहीं, 1.25 मन पे भी राधा नाच सकती है बेचारी। सेहत की बात हो गई तो ये अगर देखें, अगर मीडिया मेरे साथ बैठ जाए, मैं उनसे बात कर लूँ कि सेहत नहीं है जनाब, हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत सी चीज़ें करनी है, हुक्मरानों को करनी पड़ती है। आपकी इन्वायरमेंटल क्या पोजीशन है, आपकी पॉपुलेशन की क्या पोजीशन है, आपके पास प्लानिंग क्या है, प्लानिंग है आपके पास कि 2030 में आप क्या कर सकते हैं, 2030 में आपकी प्लानिंग पॉपुलेशन क्या होगी, 2030 में आपका अनाज कहाँ पे होगा, 2030 में आपके एग्रीकल्चर कहाँ होगी, 2030 में आपके स्कूल्स कितने होंगे। मैंने एक तकरीब में आपको सुना, आपने कहा कि 70 की दहाई में
जो सूबा सिंध की तालीम इतनी बेहतरीन थी कि पंजाब के जो बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ने आते थे। सवाल ये है कि फिर 70 के बाद ये जो सिंध की तालीमी निज़ाम है इसको किसकी नज़र लग गई, किसकी नाकिस पॉलिसियाँ, किसकी नाकिस हुक्मरानी ने इसको इस स्टेज पे पहुँचा? ज़िया-उल-हक, खुला कहता हूँ, ज़िया-उल-हक ने तबाही मचा दी। ज़िया-उल-हक ने सूबों को जो सिस्टम ले आया, जो तरीक़ेकार ले आया, जो निज़ाम ले आया, उसने तबाही मचा दी। और उनके बाद वालों ने, उसके बाद वाले क्या करेंगे जब तबाही? अभी क्या हो रहा है? ये कोई आपकी बेनज़ीर भुट्टो दहशतगर्दों को ले आई थी, तालिबान को ले आई थी, सुन लेना। या नवाज शरीफ तो नहीं लाया था ना। चलो नवाज शरीफ के ऊपर थोड़ा इल्ज़ाम पड़ता है क्योंकि वो ज़िया-उल-हक के साथ कभी रहा है, ठीक, जनरल जिलानी के साथ रहा, ज़िया-उल-हक के साथ रहा, उसकी पार्टी में रहा। उनको हम लोग तो नहीं लाए ना। ये निज़ाम आज ये दहशतगर्दी दुनिया को, पाकिस्तान को जिस पोजीशन पे लेके आई है, आप पारस उसको देख ले। और जहाँ तक सेहत की बात आप करेंगे ना, तालीम की बात करी थी, इतना अरसा हो गया, सेहत की बात कर रहे हैं आप, इससे बढ़कर इशू सेहत के साथ एजुकेशन का भी है। मगर एजुकेशन को छोड़े, आपने कोई प्लानिंग की है 2030 में? अगर आप जा रहे हैं 2030 तक, कोई प्लानिंग नहीं है। कोई प्लानिंग है आपकी? कोई एजुकेशन प्लानिंग है, कोई हेल्थ प्लानिंग है, कोई पॉपुलेशन प्लानिंग है, कोई एनवायरमेंटल प्लानिंग है? फिर भी हमारी गवर्नमेंट्स दबा के करी। आपको पता है ये जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है ना, उनको जब पता चला कि 8 साल में लाड़काना में 9 अरब रुपए खर्च हुए हैं तो उनकी चीख, सॉरी 90 अरब, उनकी चीख निकल गई। वो हैरत में पड़ गए और कह बैठे कि 7 घर तो डायन भी छोड़ देती है। देखिए, चीफ जस्टिस बहुत बड़ी अहम कुर्सी पे बैठे हैं, उनको ये बात नहीं करनी चाहिए बगैर फैक्ट एंड फिगर के। ये बात उसने डायन वाली नहीं, डायन वाली तो करे ना करे, वो तो हर आदमी का अपना लब और लहजा होता है। तो वो इतने पैसे नहीं है, उनकी इंक्वायरी भी हो रही है, ठीक है। अच्छा, चीफ जस्टिस अगर ये बात, तो कहना ये है कि भाई अब आप ऑरेंज ट्रेन चलाओ, भाई हम जिंदा होंगे तो ऑरेंज ट्रेन चलेगी। आप कह रहे हैं उसमें हकीकत नहीं है उस बात के अंदर? नहीं है, बिल्कुल ठीक। आखिरी बात, मगर उसका पैसे गए हैं। हाँ। जो 90 अरब की बात हो रही है वो नहीं है। आखिरी बात, सिंध में हर घर से भुट्टो निकलता है, पंजाब में पीपल्स पार्टी के सर्वाइवल के लिए आप लोग क्या करें? 1 लाइनर्स पे। हमने कहा कि हम राब्ता मुहिम अक्टूबर में पंजाब में शुरू कर रहे हैं। ओके, बहुत शुक्रिया खुशी शाह साहब, प्रोग्राम में आपने हमारे साथ शिरकत की, वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस जहाँ से को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।